हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स की शुरू किए थे और फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। और फर्स्ट चैप्टर में आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट शुरू करने के पहले अभी 2022 में सीयूईटी और नीट जो दोनों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसका पूरा डेट वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो अब जो हम लोग वेट कर रहे थे, फाइनली आवर वेट इज़ ओवर। अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस, पूरा एफर्ट सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पे होना चाहिए। सीयूईटी और नीट दोनों के एग्जामिनेशन आसपास ही हैं। नीट का एग्जामिनेशन तो डिक्लेयर होगा 17 जुलाई को होगा। सीयूईटी भी उसके आसपास फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ऐसा शेड्यूल किया गया है। तो अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, किसी तरीके से करके अगले रफली जो 100 डेज हमारे पास हैं आज के डेट से अगर काउंट किया जाए तो हम अपना कितना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं। रिजल्ट की चिंता मत करो। कुछ बच्चे रिजल्ट की चिंता करना शुरू कर देते हैं कि सर रिजल्ट क्या होगा, कैसे पढ़ें। अरे वो तुम्हारे हाथ में नहीं। अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ जो तुम कर सकते हो। अगर लगे कि यार मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ तो करो, ताकि रिजल्ट जो भी है तुम उसको एक्सेप्ट करो विथ फुल हार्ट कि यार मैंने बेस्ट अपना दिया था। रिग्रेट वही करते हैं जो अपना बेस्ट नहीं देते हैं। जो बेस्ट हमेशा देगा वो हर रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या चलो ठीक है हमने बेस्ट दिया था अपना। तो कोशिश करो अपने बेस्ट को तुम ले करके सामने हो। और बिलीव करो हर एक बच्चा तुम में से जो भी उससे जुड़ा हुआ है, अगर अपना बेस्ट एफर्ट लाएगा तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमारा टारगेट, हमारा एम पूरा हो जाए। चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी, जो भी तुम्हारा टारगेट है वो तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाएगा, लक्ष्य तुमको मिल जाएगा अगर तुम बेस्ट एफर्ट देते हो अपना तो। ठीक है। अब कुछ लोग को ये लगता है कि यार यही मेरा बेस्ट है, उनको ये नहीं पता कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। कुछ लोग को ये भी नहीं पता होता। तो अपने आप को पहचानो, कैपेसिटी देखो हम कितना कर सकते हैं और देखो कि जो हम कर सकते हैं वो उतना हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। उससे कम करो तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी हम लोग शुरू किए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं सीयूईटी में हमें केवल 12th के सिलेबस को पढ़ना है और नीट के लिए 11 12 हम दोनों कवर कर रहे हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया, कपल के बारे में पढ़ लिया, उसके एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया। तो प्रिपरेशन हम बहुत सारी तरीके से कर रहे हैं, बशर्ते कि तुम उसको अच्छे से फॉलो करते चलो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले बच्चों इस चैप्टर का बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। बहुत अलग अलग जगह तुमको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे इसके। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थॉरोली अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, फिर क्वेश्चंस देखेंगे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो पहले समझते हैं होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज दैट मेरे पास एक बच्चों एक चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास। सपोज दैट दिस पॉइंट चार्ज इज लेट अस कॉल्ड Q1। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। इसके आसपास अभी कोई दूसरा चार्ज नहीं है, सिर्फ ये अकेला चार्ज हमारे पास Q1 रखा हो। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मान लो इससे बहुत डिस्टेंस दूर, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दूर कह सकते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मैंने एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। उस चार्ज की वैल्यू मान लो बच्चों कितना है Q2। ठीक है, तो एक चार्ज Q1 ले लिया मैंने, उससे इनफाइनाइट दूरी पर एक दूसरा चार्ज ले लिया मैंने Q2। अब चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो जैसा कि हम जानते हैं इनके बीच जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग इस फोर्स के हिसाब से बात करें तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इनके बीच, तो मैथमेटिकली अगर बात किया जाए तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इनके बीच जो फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा।
तो फोर्स जीरो होने का मतलब कि Q1 और Q2 के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। कैसे होगा भाई, Q1 यहाँ पर है, Q2 उससे बहुत ज़्यादा दूर इन्फ्रारेड पे है। तो जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना कोई रिपल्सिव फोर्स होगा। और जब दो चीज़ों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, हम लोग पढ़े हैं इसको अच्छे से, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, नो इंटरेक्शन एंड नो पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों को हम लोग एक सिस्टम नहीं मान सकते। एक्चुअली होता क्या है, हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की एनर्जी होती है जो सिस्टम को डिफाइन करती है कई अलग अलग तरीक़ों से। तो जब दो पार्टिकल या किसी सिस्टम में, मान लो मैंने कहा दो पार्टिकल हैं मगर उन पार्टिकल के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ना कोई फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स है, तो हम कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में इनके बीच फोर्स जीरो है। तो ये एक मिल करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करते। Q1 अलग है, Q2 अलग है। यू कैन नॉट से कि Q1 Q2 एक सिस्टम है। कैसे कह सकते हो जब उनके बीच किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, यू कैन नॉट से। तो ऐसे कंडीशन में इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, बच्चों, वो भी क्या होगा, वो जीरो। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस मेरे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है और उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो नो फोर्स, नो इंटरेक्शन, नो पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया कि इस Q2 को उठा करके, मान लो मैं इस पॉइंट पर ला कर रख दिया, Q2 को मैंने बच्चों इस पॉइंट पर ला कर रख दिया और Q1 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ था और यहाँ पर ला कर रख दिया, मतलब उनके बीच की एक फाइनाइट डिस्टेंस हो गई, मान लो R। ठीक है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मैंने अब एक सर्टेन डिस्टेंस बना दिया एंड दैट सर्टेन डिस्टेंस इज अ फाइनाइट डिस्टेंस R। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा डिफाइन किया जाता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की, जिसमें दो चार्ज हो या दो से अधिक चार्ज हो, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की, मैं तुमको समझा रहा हूँ, दो पार्टिकल सिस्टम से, तीन भी हो सकते हैं, चार भी होंगे, ढेर सारे भी होंगे, तो डेफिनेशन लगे, इस कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट से उन चार्ज पार्टिकल को ला करके सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन करते हो उसके इक्वल होती है। नहीं समझे? सुनो, ये सिस्टम पहले ऐसा नहीं था। कैसा था? Q1 यहाँ था, Q2 इनफाइनाइट पे था, कोई सिस्टम था ही नहीं, इंट्रैक्शन था ही नहीं। लेकिन मुझको सिस्टम बनाना था, इनके बीच इंट्रैक्शन पैदा करना था, अट्रैक्ट करे, रिपेल करे, कुछ ना कुछ करे, शांत न बैठे रहे, वो उसको तंग करे, वो उसको तंग करे, कुछ ना कुछ इनके बीच हो। तो हमने क्या किया, Q2 को उठाया इनफाइनाइट से और ला करके रख दिया एट फाइनाइट डिस्टेंस, और इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, R, कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई R। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में Q2 को हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर रहेगा। तो जैसे मान लो सिस्टम में तीन चार्ज है, Q1 वहाँ पर पे, Q2 वहाँ पर पे, Q3 यहाँ पर पे, इनफाइनाइट है। हमने तीनों चार्ज को लेकर के आए, Q1 वहाँ से लेकर के आए, Q2 वहाँ से लेकर के आए, और तीनों चार्ज को ला करके, मान लो तुमको मैं फिगर बता दूँ कि ये तीन चार्ज मान लो है, ये तीन चार्ज पार्टिकल है, और नॉट नेसेसरली कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में ही होंगे, वो कैसे भी हो सकते हैं। तो वो बस समझा दे रहा हूँ कि मान लो बच्चों एक सिस्टम में मेरे पास तीन चार्ज है, Q1, Q2 और Q3। लेकिन शुरू में ये ऐसा नहीं था, शुरू में ये सिस्टम ऐसा नहीं था। सोचो शुरू में कैसा रहा होगा। शुरू में ऐसे सोचो कि ये तीनों पार्टिकल इनफाइनाइट पर रहे होंगे, कोई उधर कोई इधर की इधर, और कोई सिस्टम का कोई अता पता नहीं था, सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। हमने क्या किया, इन तीनों चार्ज पार्टिकल को लाया, वहाँ से Q1, यहाँ से Q2, वहाँ से Q3, और ला करके एक सिस्टम बना दिया जैसा तुम फिगर में देख रहे हो। लेकिन इस सिस्टम बनाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ये ऐसे हवा में नहीं हुआ होगा। यू हैव टू डू सम वर्क। तुम किसी भी चीज़ को लेकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करो। अभी तुमको मैं कह दूँ कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ लेकर के जाओ, क्या हवा में हो जाएगा? वो कहाँ? उसको उठाओगे, वर्क करोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर तुम उसको वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर ले जाते हो, वर्क तुम्हें करना पड़ेगा।
कुछ कुछ वैसे ही समझ सकते हो कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही होंगे, मस्ती से वो उधर, कोई किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कोई दखल अंदाजी किसी का किसी में नहीं है। तो किस बात का सिस्टम? न Q1 Q2 के साथ कुछ कर रहा है, न Q2 Q3 के साथ, किस बात का सिस्टम? कोई सिस्टम नहीं। लेकिन जब तुम उनको ला करके एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे तो सब एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देंगे, वो उसको परेशान करेगा, वो उससे फोर्स लगाएगा, तो हाँ अब एक सिस्टम है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। लेकिन ये बना कैसे? नो इंटरेक्शन से इंटरेक्शन हुआ कैसे? हमने एक चार्जेस को लाया और ला करके सिस्टम का फॉर्मेशन किया, वर्क डन किया, एनर्जी खर्च किया, तब जाकर के ये ऐसा हो। तो वही वर्क डन इसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और कहलाएगा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे 4 पार्टिकल की भी समझ सकते हो, 5, 10, 15, 1000, जितना चाहो उतने समझ सकते हो। पहले बात करते हैं 2 चार्ज पार्टिकल से। तो मैंने कहा कि ये 2 चार्ज पार्टिकल हैं जो फिलहाल अभी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो चुके हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो जो इसका वर्क डन होगा वही इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो अगर मैं तुमको लिखूं यहाँ पर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। हमारे सिस्टम में अभी देखो बच्चों 2 पार्टिकल है ना, तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। U का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मत करना, R स्क्वायर बोलने की आदत बन जाती है, इतनी बार कुलॉम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि हमेशा स्क्वायर बोलने की आदत पड़ जाती है। बट U के फॉर्मूले में याद रखना बच्चों R स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब मेरे सिस्टम में 2 पार्टिकल होंगे। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम 2 चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाएगी। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, वो ये है कि बच्चों इन दिस एक्सप्रेशन Q1 एंड Q2 टू बी पुट विथ साइन। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। इस फॉर्मूले में Q1 Q2 की तुम जो वैल्यू पुट करोगे, चार्जेस की जो वैल्यू पुट करोगे वो प्रॉपर साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। मतलब कहने का ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, एंड लेट इट कम, यू विल लेट इट कम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का अपना खास मतलब होता है। पॉजिटिव आएगा तो सब कुछ मतलब होगा, नेगेटिव आएगा तो सब कुछ मतलब। एक्चुअली पोटेंशियल ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसका पूरा 11th में जब लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो जब वर्क एनर्जी पावर में 11th में पढ़ाऊंगा, शुरू करने वालों में भी, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का तुमको बहुत एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि होता क्या है ना। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो याद रखना कि Q1 Q2 टू बी पुट विथ प्रॉपर साइन। जबकि कुलॉम्स लॉ पढ़ते तो क्या होता था, मैंने कहा था कुलॉम्स लॉ का जब तुम स्केलर फॉर्म लिखते हो, वेक्टर फॉर्म नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो कुलॉम्स लॉ में याद करो मैंने क्या बताया था बच्चों कि Q1 Q2 की वैल्यू को हम लोग साइन के साथ पुट नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। बट ऑन दी अदर हैंड जब एनर्जी निकालोगे तो Q1 Q2 टू बी पुट विथ प्रॉपर साइन। इस बात को ध्यान रखना, ये बेसिक सा फर्क है। बहुत बच्चे छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख दिया है, तुम इसको लिख लेना, अच्छा ध्यान रखना। ये तो 2 पार्टिकल से जो सिस्टम बनेगा उसकी एनर्जी आ गई। मान लो सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं, Q1 Q2 Q3, नॉट नेसेसरली कि ट्रायंगल के फॉर्म में रखे जाएंगे, एक लाइन के फॉर्म में Q1 Q2 Q3 भी रख सकते हो। तो कैसे निकालेंगे इस सिस्टम की एनर्जी, कैसे निकालेंगे? जब मान लो मैं कहूँ कि सिस्टम में 3 नहीं, मेरे पास 4 पार्टिकल हैं। ठीक है, 4 पार्टिकल तक अगर हम समझ लेंगे तो सफिशिएंट है।
तो ऐसे कंडीशन में मान लो अगर मेरे सिस्टम में 2 से अधिक चार्ज पार्टिकल हो और उस सिस्टम की हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो तुमको बताता हूँ कैसे करेंगे इसकी वैल्यू। पहले 3 की बात कर लिया जाए। मान लो मेरे सिस्टम में 3 पार्टिकल है, ठीक है, और इनके बीच डिस्टेंस मान लो यहाँ से डिस्टेंस बच्चों r1 है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस r2 है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो r3। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कैसे निकाला जाए? तो होता क्या है कि हमारे पास 2 पार्टिकल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है, बराबर। अब इसमें 2-2 का पेयर बना लेते हैं और उन 2-2 के पेयर पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके एनर्जी निकालेंगे और सबको बाद में ऐड कर देंगे, मगर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ 2-2 के पेयर में क्या मिलेगा? Q1 का Q2 के साथ एक पेयर बन गया, Q2 का Q3 के साथ ये एक पेयर बन गया, Q3 का Q1 के साथ ये भी एक पेयर बन गया। तो अलग अलग पेयर के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं 2 चार्ज पार्टिकल के लिए। तो अगर मैं इसकी ग्रेविटेशन बोल रहा हूँ, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो U इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को लूँ पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस क्या हो गए बच्चों? r1। इन दोनों का पेयर ले सकते हो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले सकते हो बच्चों? r2 प्लस एक पेयर ये बन गया, एक ये मिल गया, एक इन दोनों के बीच मिलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाई r3। तो इस तरीके से हम लोग 3 चार्ज पार्टिकल से जो सिस्टम बनेगा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी फाइंड कर सकते हैं। Q1 का Q2 के साथ पेयर, Q2 का Q3 के साथ पेयर, फिर Q3 का Q1 के साथ पेयर, ठीक है। और ये तीनों का जो एनर्जी ऐड करोगे दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन केस मान लो 4 पार्टिकल आ गए, सिस्टम में 4 पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 Q3 Q4, मगर शुरू में ऐसे नहीं थे। ये चारों के चारों बहुत दूर थे, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमको रास नहीं आया, हमको लगा मतलब होना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए, ऐसे कैसे दूर दूर रहोगे। तो सबको मैंने पास लाया और बना दिया एक बढ़िया सा शानदार सा सिस्टम। अब इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? तो फिर वही काम करें, जो भी वर्क डन हम करेंगे वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में जाकर क्या होगा? बैठ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो निकाला कैसे जाए? तो फिर वही कहूँगा, फिर देखो 2 चार्ज के लिए वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, फिर वही काम करें। अब यहाँ पर 4 पार्टिकल है, 2-2 के पेयर फॉर्म कर ले, लेकिन यहाँ पेयर फॉर्म करते वक्त ध्यान रखना कैसे पेयर बनेंगे। Q1 का Q2 से बन जाएगा, Q2 का Q3 से, Q3 का Q4 से, Q4 का Q1 से। तो 4 पेयर तुमको साइड से मिल गए और 2 तुमको मिलते हैं डायगोनल से, तो Q1 का Q3 से एंड Q2 का Q4 से। तो टोटल 6 पेयर बनेंगे अगर सिस्टम में 4 चार्ज पार्टिकल्स हो तो। मैं फिर कहूँगा नॉट नेसेसरली कि चारों पार्टिकल ऐसे क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में हो, बस तुमको इजीली समझ में आ जाए इसलिए बताया है। ये 4 के चारों चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 एक लाइन में हो सकते हैं, तो भी निकाल सकते हो, एक एक का पेयर बनाते चलो, बट पेयर को रिपीट नहीं करना होगा। तो इसका एनर्जी मुझको अगर निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? 4 पेयर बनेंगे इनके साइड से, 1 2 3 4 बराबर, और 2 बन जाएंगे बच्चों डायगोनल से, 5 6। मैं इसको लिख करके तुमको दिखाऊंगा। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों ये r1 है, इनके बीच का डिस्टेंस r2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r3, इनके बीच का डिस्टेंस r4, ठीक है। और ये Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस मान लो बच्चों r5 और Q2 Q4 के बीच का डिस्टेंस मान लो r6, ठीक है। तो अब मुझको एनर्जी निकलना होगा, तो फिर मैं पेयर बनाऊंगा। इन सभी पेयर में ये 1/4 पाई सब में आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मैं कॉमन निकाल लूँ सभी में से और बाकी मैं सबके पेयर बता चलूँ, तो Q1 Q2 को ले लिया, तो Q1 Q2
बीच का डिस्टेंस कितना हो गया R1 प्लस Q2 का Q3 से बना लो तो Q2 Q3 डिस्टेंस इज R2 प्लस Q3 Q4 बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है R3 प्लस Q4 Q1 बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R4 प्लस Q1 Q3 प्लस Q1 Q3 बीच का डिस्टेंस है बच्चों R5 प्लस Q2 Q4 और बीच का डिस्टेंस है बच्चों R6, ये वाला R6 ये वाला R5 था। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पेयर तुमको इसमें मिलेंगे 4 साइड से और 2 तुमको मिलेगा डायगोनल से। इन 6 को जब तुम ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो कहलाएगी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से कहूँ तुमको जो बार बार तुमको समझ आ रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि ये चारों पार्टिकल क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स पर रखे जाए, ये चारों अलग अलग लाइन पर भी हो सकते हैं, एक ही लाइन पर अलग अलग पॉइंट पे होंगे, स्पेस में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, एक प्लेन में हो सकते हैं, स्पेस में हो सकते हैं, एक लाइन के लॉन्ग हो सकते हैं, मगर सब में करना यही है, पेयर तुमको बनानी है। टोटल 6 पेयर बनेंगे। मैं ये इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल वाला या ट्रायंगल वाला क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई और होगा तो फिर हम देख लेंगे, पेयर बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2 चार्ज पार्टिकल या 3 चार्ज पार्टिकल या 4 चार्ज पार्टिकल या फिर कुछ और जितने भी हो उनसे जो सिस्टम बनता है, जो सिस्टम ऑफ चार्ज बनता है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर मैं कह दूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इस सारे के सारे फॉर्मूलों में जितना बोर्ड पर लिख रखा है, इन सारे फॉर्मूले में चार्जेस की वैल्यू को प्रॉपर साइन के साथ ही यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, तो फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी कर लो, आगे चला जाए फिर। तो चलो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट किया इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक है, मगर कॉन्सेप्ट इन्हीं सब क्वेश्चन से देखो बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्ट उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना होगा, किसी भी टॉपिक को समझना हो, बेसिक समझते चलो, वहीं से फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q और 2Q, उनकी दिया वैल्यू आर प्लेस्ड एट दी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 पॉइंट चार्जेस को बना लो। 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन एज Q एंड 2Q। 2 पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों की वैल्यू दिया है Q और 2Q, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, दे आर प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से डी डिस्टेंस दूर पर तुमने उनको रखा है। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्टेंस फाइनाइट है, इंट्रैक्शन होगा, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी होगी, अगर मैं निकालना चाहूँ कि इनिशियल एनर्जी इस कंडीशन में अगर मैं निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बीच के डिस्टेंस कितना है D, ठीक है। तो U इनिशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2Q बाई D, ठीक है। चलो अब ये तो इसकी इनिशियल एनर्जी हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस को आधा करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज टू बी डिक्रीज टू हाफ ऑफ इनिशियल सेपरेशन, जो भी इनिशियल सेपरेशन है उसको आधी कर दो। तो आधी कर दो, तो आधा करने का मान लो ये चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ पे लेता आया, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पर आ गया और दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लो 2Q यहाँ पर आया, और इनके बीच की सेपरेशन जो पहले D थी वो घट करके अब कितनी हो गई D/2। तो अब पूछ रहा है कि इसमें कितना हमको वर्क डन करना होगा। सबसे पहले तुमको इसको एक और समझने का तरीका तुमको बताओ कि वर्क डन क्यों करना होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये Q और 2Q,
तो बताओ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं? तो जरा बताओ ये पास आना चाहेंगे कि दूर जाना चाहेंगे? जाहिर सी बात है दूर जाना चाहेंगे, रिपेल करेगा दूसरे को, लेकिन तुम तो पास ला रहे हो। तो दो रिपेल करने वाली चीज़ को पास अगर लाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। ये तो रिपेल होना चाह रहा है और तुम इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आकर के उसको नज़दीक लाना चाह रहे हो। तो कोई चीज़ दूर जाना चाह रही है मगर तुम उसको नज़दीक लाना चाह रहे हो, तो वर्क डन तो करना ही होगा। क्लियर है? जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को अर्थ, मैं इसको छोड़ूंगा तो इसको अर्थ कहाँ खींचेगा? नीचे, अलोंग द ग्रेविटी। लेकिन मैं इसको अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा हमको, ऑब्वियसली करना पड़ता है। तो जब ये दोनों चार रिपेल होना चाहेंगे एक दूसरे से और हम चाहेंगे रिपेल ना हो जाके नज़दीक आए, तो ऐसा कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं, अपने आप तो दूर होने वाले हैं और तुमको पास लाना, तो अपने आप तो पास आने से रहे क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स अगर है तो अपने आप तो पास ये आने से रहे, अपने आप तो छोड़ दोगे तो दूर भाग जाएंगे। तो इनको पास लाने के लिए कौन आएगा? तुम ही तो आओगे, तुम ही तो वर्क डन करोगे। तो उनको वर्क डन करके हमको नज़दीक लाना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। यू हैव टू डू द वर्क। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वही तुमसे पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं एकदम यहाँ पर बैठा लो दिमाग में, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हुआ कि ऐसे से ऐसा करना है, डिस्टेंस इतनी से इतनी करनी है, इतने से इतना बढ़ाना है, कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी निकाल लिया है, अब निकाल लेते हैं फाइनल। तो फाइनल मतलब जब बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? d/2। ठीक है, तो u फाइनल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जो ऊपर जाएगा 4 q/d। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल एनर्जी, ये कहता है इनिशियल। और तुमसे पूछा है कि व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड, या वर्क डन कितना करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, और हमेशा चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। हो सकता है ऐसा करने पर कभी कभी वर्क डन निगेटिव में भी आ जाए, तो लेट इट कम। उस निगेटिव का अपना मतलब होता है, उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं कि निगेटिव क्यों आ रहा है, बट हमेशा फाइनल में से इनिशियल ही करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फाइनल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/d माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/d। ठीक है, तो वर्क डन कितना करना हो बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, 4q/d माइनस 2q/d करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2q/d। या इसको 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा? q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, q1 q2 था ना, देखो मैं भी गलती करता जा रहा हूँ, देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ, q² नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं भी यहाँ गलती कर दिया। अब तक तो मैं से कोई देख रहा होगा तो बहुत कमेंट भी कर चुके होंगे कि सर स्क्वायर छोड़ दिया आपने, है ना। चलो, तो 2 × 4 q² एंड 2q²/d, और ये कितना हो जाएगा? 4q² और वो भी कितना हो जाएगा? 2q²। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4q² में से 2q²/d कितना हो जाएगा? 2q²/d। तो कितना हो जाएगा बच्चों? q²/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इज लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जब लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते वक्त हम लोग इस बारे में बात किया भी था कि कभी वर्क डन निकालना होगा तो क्या होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बार बार मन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता नहीं क्यों आ रही है। ठीक है, चलो, तो क्लियर है। फिर से बता दो एक बार, पहले डिस्टेंस कितना था q और 2q के बीच का? d। तो एनर्जी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by d, दैट इज 2q²/d।
क्लियर है। इनके बीच का डिस्टेंस हाफ करना था, d से d/2 नज़दीक लाना था। तो अब फाइनल एनर्जी क्या होगी? यू फाइनल इज 1/4πε0 Q1 Q2/d/2। तो 2 2 जब 4 Q²/d। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल था। तो इतना से इतना हुआ, कौन किया होगा? एनर्जी तो अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, तो जिसने इनको पास लाया होगा उसने वर्क किया होगा। तो जितना वर्क किया दैट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा यू, यू फाइव मास यूनिशन 4Q²/d माइनस 2Q²/d इज 2Q²/d। तो फाइनल आंसर क्या होगा? Q²/2 पाई ε0/d। ये होगा वर्क डन का फॉर्मूला। अगर चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस को d से d/2 करना चाहोगे तो इतना तुमको करना होगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। इस बात को याद रखना, ये बहुत जगह ऐसे ही काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लिया जाए। 2 चार्ज पार्टिकल से अब बात पहुंच गई 3 चार्ज पार्टिकल पर। 3 चार्ज पार्टिकल हैं, ईच क्यू आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है। 3 चार्ज पार्टिकल हैं, तीनों की वैल्यू क्यू है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर इनको ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो फिगर हमेशा बनाने की कोशिश करना। कुछ बच्चे नहीं बनाते हैं फिगर, मुझको पता है ना। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी क्वेश्चन करें छोटा सा ही सही मगर फिगर हमेशा आदत डालो। एग्जाम में मत करना। अगर एग्जाम में तुमको अगर लगे कि यार टाइम बहुत खर्च हो रहा है, हम लोग बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं तो ठीक है, बट इट्स फाइन। मगर बट एग्जाम में डायग्राम न करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको अभी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तुम ये चाहोगे एग्जाम में बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, तो तुमको उसके लिए अभी ड्रॉ करना होगा, अभी ड्रॉ करके सीखना होगा, फटाफट करना होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ द क्यू, तीनों की वैल्यू क्यू है और तीनों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर रखा गया है, जिसकी तुमको साइड क्या बताई जा रही है जो ए। ठीक है, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। इस बात को ध्यान से रखना, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज देख रहे हो जो 3 पार्टिकल से बना हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मतलब इन चार्जेस को इनफाइनाइट से ला के सिस्टम बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, यही तुमसे पूछा गया। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या कि इन सबको इनफाइनाइट से ला करके सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तुमको कितना वर्क करना पड़ा। तो जो एनर्जी है वो निकाल लिया जाए। तो मैंने कहा था 2-2 के पेयर बनेंगे, तो 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2, फिर इन दोनों को लोगे, फिर इन दोनों को लोगे, तो Q1 Q2 तो वैल्यू तो सेम है Q1 Q2, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, ऑफ कोर्स a है, और फटक से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि सारे चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सबकी सेम है। तो दिस विल हैव सेम वैल्यू एंड सो दिस विल हैव सेम वैल्यू। तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तीनों पेयर सेम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई 1/4πε0 एंड यू गॉट 3Q²/A। तो ये तो तुम्हारा पहले पार्ट का सिंपल सा आंसर आ गया भाई। इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, या इतना तुमको एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी, या तुमको इतना वर्क करना होगा इन चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके ऐसा सिस्टम बनाने में, इतना तुमको वर्क डन करना होगा। तो पहले हमारा आ चुका। अब कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन इंक्रीजिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू 2A। तो ये जो ट्रायंगल तुम देख रहे हो जिसकी साइड अभी A है, इसकी साइड को हमको बढ़ाकर कितना करना है 2A, डबल करना है। मतलब कुछ ऐसा करना है, हमको सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस सिस्टम में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा सा दूर कर देना है।
तो मैं दूसरा फिगर तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस तुमको समझा दे रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो सिस्टम में तीनों चार्ज है, इनके जो सेपरेशन है उसको बढ़ा दो, और बढ़ाकर कुछ ऐसे कर दो कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाए, जस्ट डबल हो जाए। तो ट्रायंगल का साइड कितना हो जाए, डबल हो जाए। तो इसमें हमें कितना वर्क डन करना होगा, कितना हमको एनर्जी खर्च करनी की उनसे पूछा गया है। तो हमेशा तुमको मैं क्या बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे, वर्क डन पूछे, हमेशा वर्क डन के लिए याद करना, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज हो रहा हो, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के, ठीक है, अभी अगर किसी भी, यहाँ पर हुआ क्या, जो सिस्टम ऑफ चार्ज था उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, जो ए था वो 2A हो गया। तो कहीं भी अगर सिस्टम ऑफ चार्ज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, कैसा भी, एक चार्ज को यहाँ से वहाँ कर दिया, 2 चार्ज को कर दिया, साइड्स को घटा बढ़ा दिया, डिस्टेंस ज़्यादा कम कर दिया, तो ये सब मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो। तो कभी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में वर्क डन कितना होगा ये पूछे कि ऐसे से ऐसे करना है, वर्क डन कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, वर्क डन इज ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो एनर्जी में चेंज हुआ है दैट इज वर्क डन। और हमेशा ये जो चलेगा वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही चलेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो बच्चों इनिशियल एनर्जी थी जब बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ए, जब ट्रायंगल का साइड कितना था, ए, ये तब की एनर्जी थी। अब हमें तब की एनर्जी फाइंड कर लूँ मैं जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का 2A हो गया है, यानी कि साइड्स कितनी हो गई, 2A। तो जो नई एनर्जी होगी, क्या उसको दोबारा निकालोगे क्या? अरे सर सब कुछ वही होगा, बस ए के बदले क्या कर दोगे, 2A। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² तो ये हो गया फाइनल, और ये था तुम्हारा इनिशियल। भाई साइड ए था तो ए से 2A कर दिया, दोबारा फिर क्यों सॉल्व किया, सब कुछ तो ऐसे ही है। तो इतने से इतना हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बदला, इतना था इतना हो गया, कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन इज फाइनल इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q²/2A माइनस इनिशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q²/A। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ढेर सारी चीज़ें कॉमन ले लूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q²/A ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, और बच गया तुम्हारे पास 1/2 - 1। ठीक है, तो 1/2 - 1 कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो यू विल हैव -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q²/2A। यही इतना वर्क डन हमें करना होगा। ठीक है, तो निगेटिव आने का मतलब कि जो सिस्टम है वो खुद वर्क डन कर लेगा, है ना, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, बट ठीक है, मैंने पहले कहा था कि निगेटिव आता है तो लेट इट कम, उस निगेटिव वर्क डन का अपना खास मतलब होता है। ठीक है, तो तुमको जरूर है कि सब वर्क डन निगेटिव कैसे आ गया, आ सकता है, आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बहुत पूछा है था ये वाला कि भाई वर्क डन कितना करना हो। तो बार बार कह रहा हूँ इस फॉर्मूले को अच्छे से देखना, कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव हो रहा हो तो वर्क डन इज ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ यही नहीं, जब तुम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे 11th की चीज़ों को, तो वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो जल्दी करो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग 2 पार्टिकल की बात कर लिए, 3 पार्टिकल का समझ गए, अब चलो 4 पार्टिकल की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 4 चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ देम क्यू। तो सबसे पहले 4 चार्ज पार्टिकल्स की बात कर लो और आगे पढ़ लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच ऑफ देम क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। इन चारों को एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे हमने रख देना है। तो इसको एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर मैंने चुपचाप ला करके ऐसे रख दिया। ठीक है, चारों की वैल्यू सेम है, चारों की मैग्नीट्यूड सेम है, चारों का नेचर भी सेम है, अलग अलग भी हो सकता है। जो अलग अलग होगा तो तुमको करके दिखाना होगा। अभी एक क्वेश्चन तुमको दूंगा भी करने के लिए, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। ठीक है, तो ये हो गया क्यू, ये भी हो गया क्यू, ये भी हो गया क्यू, ये भी हो गया क्यू। ठीक है, फाइन। और साइड कितना दिया है, साइड दिया है ए। ठीक है, फाइन।
फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने अभी क्या बताया कि जितने भी सिस्टम में चार्ज हो बस दो दो का तुम पेयर बनो, और अगर स्क्वायर के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल दिया तो ये तरीका और भी आसान था। मैंने क्या बताया, 6 पेयर बनते हैं इसमें, इनमें 6 में क्या बनते हैं 1 2 3 4, 4 तो बन जाएंगे तुम्हारे साइड से और 2 बनेंगे, एक इसका इसके साथ, एक इसका इसके साथ, 2 बन जाएंगे बच्चों कहाँ से, डायगोनल। ठीक है, चलो तो 2 बन गए डायगोनल से और 4 बन गए तुम्हारे साइड से। इन सबको निकाल करके ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा जरा बताओगे। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ये 4 पेयर तो आइडेंटिकल बनेंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई Q1 Q2, तो Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, सर A है, दिया है क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे एक नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 पेयर बनेंगे, एक इसके बीच, दूसरा इसके बीच, तीसरा इसके बीच, चौथा इसके बीच। तो 4 तो ये हो गए, मगर ये आंसर नहीं, घबराना मत। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इतना करके ही बस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ने कहा है 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे, लेकिन 6 के 6 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जब तुम इन दोनों पेयर को ले रहे होगे बच्चों तो इन दोनों पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है a√2 डायगोनल, इसके बीच का डिस्टेंस है वो है a√2 डायगोनल। तो 6 के 6 पर इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके काम खल्लास मत कर देना एकदम कि बस 6 का है सर ने किया काम खत्म। बहुत बच्चे करते हैं ऐसा, समझो 6 में 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो जो 4 एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3 4 साइड के तो 4 पेयर बन गए, प्लस 2 पेयर बनेंगे डायगोनल से, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा बच्चों Q², और बीच का डिस्टेंस कितना है a√2, बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों a√2, और यहीं पर फिर 2 से क्या कर देना होगा तुमको मल्टीप्लाई। तो 4 पेयर बन गए तुमको साइड से, 2 पेयर बन गए तुमको डायगोनल से। अब जो कॉमन वामन है निकाल सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² a, और अंदर कितना बच जाएगा 4 प्लस 2/√2 विल बी √2। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल, क्लियर, आसान भाषा में एकदम सीधा सा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुमको करने को दे रहा हूँ, अभी सारे बच्चे इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन तो सिंपल है, एक और ऐसा ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अभी लिख रहा हूँ इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझको बताएंगे। देखते हैं कौन आंसर नहीं देता है, आज मैं देखूँगा कौन कौन नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहचानता हूँ मैं, कुछ ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों को लगता हो कि सर आंसर देखते नहीं है ना, मैं सबके आंसर देखता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मार्क मैं करता हूँ, जो रेगुलर बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। कुछ भी मैं बोल दूंगा सबका आंसर देंगे, बट कुछ बच्चे नहीं भी रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा आलसी किस्म के बच्चों को मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि आलस छोड़ो और पढ़ाई शुरू करो, वरना बहुत देर हो जाएगी और सिर्फ नुकसान तुम भरोगे। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारे 4 चार्ज हो गए, Q Q Q माइनस Q। ठीक है, और इनको एक स्क्वायर है जिसकी साइड तुमको दी है बच्चों D। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर ये 4 चार्जेस रखे गए हैं, 3 पॉजिटिव है, एक बेचारा माइनस Q। स्क्वायर की साइड है D। इस पूरे सिस्टम की तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। सारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन 3 इसको ही मान लो। ठीक, क्लियर है, बात समझ लो। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, 4 पार्टिकल थे, सिस्टम का निकाल लिया। इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं देखूंगा कौन कौन आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर लो, तो फिर आगे हमें जो पढ़ना था, एक बहुत अच्छा टॉपिक आज हम शुरू भी करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जल्दी करो, तो मैं इसको फिर शुरू करता हूँ। वेट,
तो बच्चों आगे चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे तुम्हारा CBT एग्जामिनेशन हो चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो, बहुत चांस है कि इससे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। मैं लिख भी रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम टॉपिक पे अब तक लिखा हूँगा, अगर तुमको याद हो तो शायद ही मैं किस टॉपिक पर लिखा हूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बट ये है अच्छा टॉपिक है, आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफ्रेंसिएशन की इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो बायो वाले बिल्कुल घबराना मत, हम लोग उसका भी एक क्लास 2 क्लास जितना भी क्लास लगेगा उसको भी लेंगे। तो बट आसान है, बहुत आसान है, एग्जामिनेशन में आएगा तो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करना, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखते पहले है क्या ये। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले चलो बच्चों मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज मैंने कंसीडर किया Q, और इस पॉइंट चार्ज से मान लो r डिस्टेंस दूर पर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से मान लो r डिस्टेंस दूर पर एक पॉइंट मैंने ले लिया P। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो किसी पॉइंट P पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, वी ऑल नो, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम देखोगे तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूँ तो 1/4 पाई, अच्छा 1/4 पाई को मैं कांस्टेंट के बोल देता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, तो यू कैन से इट एज KQ/r², ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालोगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो वो भी हम सब जानते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q/r, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम कुछ इस तरीके से बच्चों लिखते हैं, V इज इक्वल टू KQ/r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/r², ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको R के रिस्पेक्ट में जरा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, जो R है उसी पर डिपेंड करेगा, V की वैल्यू, R चेंज करेगा V चेंज करेगा। तो R के रिस्पेक्ट में V कैसे चेंज करेगा मैं बस ये जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू R, इसको यही ना पढ़ते हो डिफ्रेंसिएशन को। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस R के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया dV/dr। अब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला बच्चों, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू हैव KQ/r, ठीक है। तो dV/dr एज इट इज एंड यू गॉट KQ कांस्टेंट है, 1/r का डिफ्रेंसिएशन R के रिस्पेक्ट में हम सब जानते हैं कितना होता है, -1/r², ठीक है। अब बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, कि एक पूरे प्रॉपर मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास, डिफ्रेंसिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन और थोड़े बहुत ग्राफ जो इम्पोर्टेंट है ना। तो जो भी बायो के बच्चे हैं जो CBT में अपीयर होना चाह रहे हैं या जो नीट में, जो नीट के तो खैर बायो के बच्चे होते ही हैं, तो नीट वाले जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं कुछ क्लासेस बनाऊंगा, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो तुमको आने चाहिए, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन हो, कुछ ग्राफ्स हो गए, वो मैं तुमको बताऊंगा। बट थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, क्लासेस थोड़ा सा हमारे एक अरेंज तरीके से शुरू हो जाए, फिर हम लोग इस पर भी काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, तो dV/dr इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -KQ -1/r²। तो अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, dV/dr इज इक्वल टू -KQ/r² बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यू कैन से KQ/r² इज इक्वल टू -dV/dr, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
जो के क्यू बाई आर स्क्वायर है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, तो वी कैन से देयरफॉर वी कैन से E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसे कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन आया वो आया E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। अच्छा, जो डी वी बाई डी आर है, इस डी वी बाई डी आर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू अगर डिस्टेंस के साथ बदलते हो तो उसके लिए हम ग्रेडियंट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डी वी बाई डी आर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डी वी बाई डी आर को बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका थोड़ा सा मतलब तुमको बताता हूँ कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि भाई डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे चेंज करता है वही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान लो E इज इक्वल टू लिखा है डी वी बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, इस रास्ते इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरे हर 1 मीटर आगे जाने पर पोटेंशियल में 2 वोल्ट का चेंज हो रहा है। ध्यान से बस सुनना, मैं 1 मीटर, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट को समझोगे तब मजा आएगा। मैंने कहा कि मैं बहुत ब्रीफली समझा रहा हूँ, है तो कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब वास्ट, बट जितना हमको फिलहाल अभी इस क्रैश कोर्स की ज़रूरत है उतनी बात हम लोग करेंगे, उतने हमारा काम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व वो हमारे हो जाएंगे, है ना। इतना तो तुम्हें मैं करवा ही दूंगा। तो अगर मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, एक डायरेक्शन होगी, देखो हाँ बस जितने वक्त हैं 100 डेज हमारे पास है, हमको उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे प्लान करना है। तो हम लोग उतना ज़रूर पढ़ें जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी तो हम सब जानते हैं कि चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, और पेशेंस भी उतना होना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरे हर 1 मीटर आगे बढ़ने पर पोटेंशियल में 2 वोल्ट का चेंज हो गया, घट रहा है बढ़ रहा है जो भी, 2 वोल्ट का चेंज हो गया, तो 2 वोल्ट पर मीटर चेंज हो रहा है, 2 वोल्ट पर मीटर। मैं 1 मीटर आगे बढ़ रहा हूँ, वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट चेंज कर जा रहा है। तो ये 2 वोल्ट पर मीटर चेंज हो रहा है, यही कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस रेट से पोटेंशियल में चेंज हो रहा है वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर ऐसा नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है, तो याद रखना कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो याद रखना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो डिस्टेंस के साथ जिस रेट से बदलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस जब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। जैसे मानो मैं इस कमरे में हूँ, मेरे को इस कमरे में हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, इस कमरे में हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे कमरे में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब तक पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। अगर मैंने कहा कि इस कमरे में ये 2 दीवार है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, और दोनों दीवार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, दोनों दीवारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दीवार हाई पोटेंशियल पर है, ये दीवार लो पोटेंशियल पे है, तो दोनों दीवारों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। देयर विल कम एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर मस्ट कम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं कहूँ कि ये दीवार भी 10 वोल्ट पे है, ये दीवार भी 10 वोल्ट पे है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती।
तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट कम्स फर्स्ट। पहले पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फिर उससे क्या आती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, समझो। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरे हर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ रहा हूँ, हर 1 सेंटीमीटर मेरे बढ़ने पर पोटेंशियल 2 वोल्ट चेंज हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है वॉटर 2 वोल्ट का चेंज हो रहा है। तो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर का चेंज है, तो जो चेंज है पोटेंशियल में पर लेंथ वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहेंगे 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपस में रिलेटेड है। जिस रेट से पोटेंशियल चेंज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इट मीन्स कि अगर ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं होगी, फील्ड विल बी जीरो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यही रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो तुमको अच्छे से बात समझनी होगी। हालांकि और बहुत कुछ है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्योंकि ये ग्रेडियंट है तो ग्राफ से भी क्वेश्चन बनेंगे, उससे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पर। बट पहले इनके रिलेशन को बहुत बारीकी से हमको समझना होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड वेयर एवर पोटेंशियल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर मैं जा रहा हूँ किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरे हर 1 मीटर आगे जाने पर पोटेंशियल में 0.5 वोल्ट का चेंज हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है जो भी है, 0.5 वोल्ट पर मीटर मैं 1 मीटर आगे बढ़ा, पोटेंशियल 0.5 वोल्ट चेंज हो गया। तो यूनिट लेंथ बढ़ने पर जो पोटेंशियल में चेंज है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। 0. तो कहोगे भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0.5 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि सर ने कहा है कि 1 मीटर बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल में 0.5 वोल्ट चेंज हो रहा है। तो 0.5 वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट। बस इतनी सी कहानी है। तुमको ये समझना होगा, जिस रेट से पोटेंशियल में चेंज हो रहा है किसी डायरेक्शन में वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? चलो तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ और बात भी बताऊंगा। इसका जो एक मेन फॉर्मूला है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, वो अभी बचा है, उसकी बात करेंगे। वही मेन है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो जल्दी करो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग इस पर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच बेसिक सा रिलेशन। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए एक रिलेशन और हमको देखना होगा। सपोज दैट, तो एक नोट मैं तुमको बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, एक शॉर्ट नोट है, उस शॉर्ट नोट को हमको याद रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये शॉर्ट नोट क्या कहता है उसको देख लो। सपोज दैट ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, लेट अस कॉल्ड एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, मान लो तुम इस डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा था तुम जब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज जो होता है वही से इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन होता है। तो अगर तुमसे कहूँ कि तुम इस डायरेक्शन में जा तो रहे हो मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं हो, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, थ्रू आउट द लाइन, थ्रू आउट द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तुरंत कहोगे सर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है, चलिए आगे बढ़िए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज अगर एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ो। लेकिन मान लो ऐसा नहीं है, इसके अलोंग चेंज हो रहा है, पोटेंशियल्स डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, जिसका पहचान क्या होगा, जिसका पहचान कुछ ऐसा लिख करके आएगा, v इज अ फंक्शन ऑफ x। v इज फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि इस अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू
अलग अलग है, क्योंकि v किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। अगर आगे बढ़ोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी एंड सो द पोटेंशियल। तो v इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब कि v की जो वैल्यू है x एक्सिस के हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, x के साथ बदल रहा है, चेंजिंग विद x। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरिएबल, और वेरिएबल है तो फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन। और वो फिर कैसे निकालोगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या भी पढ़े हम लोग, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, dv बाई dx बोलो, dv बाई dy बोलो, जो। तो ये तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक गिवन डायरेक्शन में वेरी कर रही है, x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, y डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो किसी एक गिवन डायरेक्शन में एक लाइन के अलोंग पोटेंशियल वेरी कर रहा है, तो ये फॉर्मूला तुमको यूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चाहोगे निकालोगे। इन केस मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं एक स्पेस में लेता हूँ, कि मान लो मैं एक स्पेस ले लिया, ठीक है, कुछ ऐसा x y और z ले लिया, एक स्पेस में ले लिया, और इस स्पेस में कहीं मान लो लाइक दैट कोई पॉइंट है, इस स्पेस में मैंने कोई पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर स्पेस में, अब स्पेस में तो हज़ारों पॉइंट है, 3D फिगर तुम्हारा बन जाएगा। तो स्पेस में कहीं यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल तुमको दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ x y z, मल्टी वेरिएबल फंक्शन होंगे, एक से अधिक वेरिएबल आएंगे v के एक्सप्रेशन में। पहचान समझो, मैं तुमको पहचान बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या करोगे। तो इसका मतलब ये हो कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल तुम निकालो स्पेस में, और पोटेंशियल की वैल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में है, मतलब एक्स वाई जेड के एक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब फंक्शन वर्ड वाई वाले शायद इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो फंक्शन का मतलब बच्चों सीधी सी भाषा में कहूँ कि जो v की वैल्यू होगी वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन के फॉर्म में, एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें एक्स वाई जेड लोग होंगे, तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगी। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो केवल एक डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं वेरी कर रही है, ये पूरे स्पेस में वेरी कर रही है। दैट इज मीनिंग ऑफ एक्स वाई जेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिंपल वेरी कर रहा है, एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही तुमको मिलेगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल केवल एक्स के अलॉन्ग वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के अलॉन्ग ही तुमको मिलेगा। अब अगर यहाँ पर मैंने कहा कि मल्टी वेरिएबल है, पोटेंशियल स्पेस में बदल रहा है, यहाँ पर कुछ वहाँ पर कुछ वहाँ पर, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के तुमको ढेर सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। उन कंपोनेंट्स को चलो हम लोग x, y और z के अलॉन्ग डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x के अलॉन्ग वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड x में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल y के अलॉन्ग भी वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में भी पैदा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग भी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलॉन्ग भी पैदा हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदला वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना कन्फर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन से बोलेंगे पोटेंशियल मल्टी वेरिएबल फंक्शन की कई इक्वेशन कई वेरिएबल्स में है। तो ऐसे कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स अगर फाइंड करें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग, तो उसके लिए हमको बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई नया डिफरेंशिएशन नहीं है, सारे फॉर्मूले सारे रूल्स वही हैं। पार्शियल का मतलब ये होता है कि इसमें देखो तीन वेरिएबल है, कौन कौन तीन वेरिएबल है, एक्स, वाई और जेड। इसको बोलते हैं डेल वी बाई डेल एक्स। पढ़ने का तरीका होता है डेल वी बाई डेल एक्स या डेबा वी बाई डेबा एक्स। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कितने वेरिएबल है, सर तीन वेरिएबल है।
हम किसके एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर? एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो एक्स को छोड़कर दो लोग बचे हैं वाई और जेड, ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर मुझको निकालना हो बच्चों ई वाई तो ई वाई विल बी माइनस डेल वी बाई डेल वाई। मतलब मैं पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि y एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल कैसे चेंज करता है, तो मैं y के हिसाब से चेंज निकालूंगा ना। तुम खुद सोचो, अगर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग निकालनी है तो मैं चेक करूंगा कि पोटेंशियल y के अलॉन्ग चेंज हो रहा है कि नहीं। x और z के अलॉन्ग क्यों निकालूंगा? तो पोटेंशियल को y के अलॉन्ग ही चेंज होना है, y के रिस्पेक्ट में ही चेंज होना है, तब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलॉन्ग मिलेगी। तो पहले मैंने कह दिया कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज करेगा उसके अलॉन्ग तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अगर मुझको y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं पोटेंशियल में चेंज जो निकालूंगा y के रिस्पेक्ट में ही तो निकालूंगा, x और z के रिस्पेक्ट में क्यों निकालूंगा? अगर x बदले और v बदले, अगर x के बदलने से पोटेंशियल में चेंज हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको y डायरेक्शन में कैसे मिल जाएगी? अगर मैं चाहूं कि मुझको y डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मिले तो पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में ही चेंज होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां पर पे y के रिस्पेक्ट में, स्ट्रिक्टली y के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। x और z को कांस्टेंट रखना है। x और z कांस्टेंट रखो और फिर देखो v में चेंज हो रहा है कि नहीं, तब कहोगे हाँ x और z कांस्टेंट है, इसका मतलब कि v के y की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड y में आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर तुमसे पूछूं कि सिमिलरली अगर Ez निकालना हुआ तो Ez विल बी माइनस डेल वी बाई डेल z। अब इसका मतलब क्या हुआ? तुमको अगर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करोगे? हम देखेंगे कि पोटेंशियल z के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं। x और y से क्या मतलब है यार? अगर x और y की वजह से v में चेंज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड x और y में ना आएगी, z में कहाँ से आ जाएगी? तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, x और y की जरूरत क्यों करोगे? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में निकालना चाहता हूं तो मैं चेक करूंगा कि पोटेंशियल x के एस्पेक्ट में चेंज कर रहा है कि नहीं। y z से क्या मतलब है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलॉन्ग निकालना चाहूंगा तो चेक करूंगा पोटेंशियल y के एस्पेक्ट में चेंज कर रहा है कि नहीं। x और z से क्या मतलब है? सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड z के अलॉन्ग निकालना चाहूंगा तो मैं चेक करूंगा कि पोटेंशियल z के एस्पेक्ट में बदल रहा है या नहीं। x और y से मुझको क्या मतलब है? तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। x के एस्पेक्ट में करोगे तो y और z कांस्टेंट रखोगे, y के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो इसका मतलब x और z को कांस्टेंट रखना है। अगर z के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब कि x और y तुमको कांस्टेंट रखना है। नियम वही है, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला पढ़ते हो x टू पावर n nx n माइनस 1, सब कुछ फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, पार्शियल थोड़ा थोड़ा। एंड वंस यू गेट ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स तुम कह सकते हो देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यू कैन से Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले पहचानना कि पोटेंशियल का फंक्शन कैसा है। क्या ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है? सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा तो कोई दिक्कत, सिंपल डिफरेंशिएशन। और अगर ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इसमें कई वेरिएबल तुमको दिए हुए हैं, तो तुमको वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा और यू हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसा होता है, क्या है, क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ वहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, तो फिर क्वेश्चन हम लोग करें तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, जल्दी। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया जाए, तो क्वेश्चन करेंगे तो ही बात समझ में आएगी कि ये है क्या चीज़
और क्वेश्चंस कैसे से आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहले कह दिया, क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेंगे एग्जाम में से। तो कह रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एक्स डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वेरीज एज v इज इक्वल टू 4x² एंड v इज इक्वल टू -100/x। ठीक है, दो क्वेश्चन हमको दे दिए, एक ही में दो पार्ट कह दिया है। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो देखने की वो ये है कि पोटेंशियल जो वेरी कर रहा है उसमें एक ही वेरिएबल है, ओनली x, सिर्फ x डायरेक्शन में ही तुमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ नहीं आएगी, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पूछा, इज इक्वल टू एज वी ऑल नो दैट -dv/dx। यहाँ तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे नहीं, एक ही वेरिएबल है, तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना है बच्चों 4x²। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, a इज इक्वल टू -4 इज कांस्टेंट और x² का डिफरेंशिएशन x के एस्पेक्ट में कितना आता है सबको पता होगा, मैथ्स 2x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू गेट इज -8x। ठीक है, अब x की वैल्यू तुमको कह रहा है कि 2 मीटर है, x इज डिस्टेंस इन मीटर, तो x इक्वल टू 2 तुमको यहाँ पुट करना होगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16 यूनिट्स। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुमको समझना होगा कि कहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, कहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब सेकंड पार्ट में एक और इक्वेशन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन अलोंग x डायरेक्शन वेरीज एज -100/x। ठीक है, तो ठीक है, सिंगल वेरिएबल है तो E इज इक्वल टू एज वी नो दैट -dv/dx। तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना है बच्चों 100/x, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 100 कांस्टेंट हो जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन x के एस्पेक्ट में कितना होता है -1/x²। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चों 100/x²। अब x इज इक्वल टू 2 रखोगे, 2 टू जाके तो हो जाएगा 4, तो 100/4 कितना आएगा बच्चों 25 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, बेसिक है। तो ये सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में केवल एक ही वेरिएबल रहेगा x या y या z। दो भी होंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम्हें करना पड़ेगा, सिर्फ एक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। बिफोर वी मूव ऑन टू पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन की तरफ, पहले ये बात समझ लो कि इनमें क्या करना होता है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी कर लो। तो फाइनली हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पहचान सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा समझ जाना देख करके कि v की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसमें एक से अधिक वेरिएबल होंगे, x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। समझ जाना कि भाई मल्टी वेरिएबल है, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए स्पेस, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एज a जो कांस्टेंट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करता है। जिस पॉइंट पर स्पेस में किसी पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो वहाँ पर पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तुमको मिल जाएगा। तो किस अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा ये तुमको इक्वेशन के फॉर्म बता देंगे। वेयर ए इज कांस्टेंट, जहाँ पर ए कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यूज 10 इन एसआई यूनिट्स, इसकी वैल्यू 10 है एसआई यूनिट्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। एक पॉइंट दिया है वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एट द गिवन पॉइंट।
तो तुमको मैंने क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर पे एक से अधिक वेरिएबल हो, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स के लॉन्ग भी चेंज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग भी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाई के लॉन्ग भी चेंज कर रहा है, वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एंड सो इज ट्रू फॉर जेड। तो हम तीनों कंपोनेंट्स पहले फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो ई एक्स, जैसे कि लोग पढ़ रखे हैं, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब कि वाई और जेड हमें क्या मानना है बच्चों, कांस्टेंट है। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के एस्पेक्ट में पार्शियली, यानी कि वाई और जेड क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जैसे ट्रीट करते हो डिफरेंशिएशन में, वैसे ही ट्रीट करना, ठीक है। तो करा जाए तो माइनस ए तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, वाई कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के एस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट अकेला आएगा तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। z कांस्टेंट है, ले लिया, x का डिफरेंशिएशन x के एस्पेक्ट में कितना हो गया, तो x के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y और z कांस्टेंट है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता, एकदम साफ है, एकदम कुछ भी नहीं आता, मतलब पता ही नहीं डिफरेंशिएशन क्या होता है, उन लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो नीट बे अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं मगर मैथमेटिक्स से बिल्कुल नाता रिश्ता नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा है कि मैं कुछ क्लासेस बेसिक मैथमेटिक्स के लूँगा जहाँ पर तुमको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ वगैरह बताऊँगा, इतना कि तुमको बिना किसी तकलीफ के तुम नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। बाकी की हमको ज़रूरत नहीं है, बाकी के मैथ्स वाले पढ़े मैथ्स जाने, है ना, हमको सिर्फ उतना पढ़ना होगा जितना हमको ज़रूरी है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो माइनस ए कितना आ गया, वाई प्लस जेड। तो माइनस ए इज़ 10 दे रखा है पहले हमको, और y प्लस जेड, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, तो यू गॉट माइनस 20, तो -20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा x कंपोनेंट आ गया, x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, है ना। अब x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सिमिलरली हम y और z के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें y और z कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई। तो y के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट हो गया। अब y के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसको डिफरेंशिएशन, तो y के एस्पेक्ट में करोगे तो बच्चों क्या होगा, x और z कांस्टेंट होगा सर, तो माइनस ए तो वैसे ही कांस्टेंट था, एक्स वाई में x कांस्टेंट हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन y के एस्पेक्ट में 1 प्लस z कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 और zx पूरा कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो यू गॉट माइनस ए एक्स प्लस जेड, तो माइनस ए इज 10 एंड x प्लस जेड इज 1 प्लस 1 अगेन 2, तो यू गॉट -20 वोल्ट पर मीटर। ये तुम्हारा निकल गया ई वाई की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं ई जेड निकालूँ तो ई जेड इज माइनस डेल वी बाई डेल जेड, जेड के एस्पेक्ट में करोगे x और y कांस्टेंट हो, तो माइनस ए तो वैसे ही कांस्टेंट है, x और y में x और y कांस्टेंट लोगे तो x और y कांस्टेंट अकेला आए तो डेरिवेटिव 0, प्लस वाई जेड में z कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, z का डिफरेंशिएशन z के एस्पेक्ट में 1, प्लस यहाँ पे zx में x कांस्टेंट है, z का डिफरेंशिएशन z के एस्पेक्ट में 1, z का डिफरेंशिएशन z के एस्पेक्ट में 1 नॉट z। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ए वाई प्लस एक्स। तो माइनस ए इज 10 एंड वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, तो 1 प्लस 1 यू गॉट -20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट अगर निकालना हुआ तो अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो यू कैन से ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर निकाल सकते हो इनका रिजल्टेंट। तो कितना हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर सब तो इक्वल है, 20 निगेटिव है, तो 400 प्लस 400 प्लस 400, तो यू विल गेट it as 20√3 volt per meter is the resultant electric field at the
गिवन पॉइंट विच वॉज 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अगर कहीं पर भी मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन आते हैं, अगर एक से अधिक वेरिएबल तुमको दिखाई पड़ेंगे, समझ जाना कि हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और अगर एक वेरिएबल है तो सिंपल सा क्वेश्चन तुम देख ही चुको कैसे करना है। तो ये वाला तुमसे ज़्यादा आता है और बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं जल्दी। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब अगले क्लास में आएंगे तो इस टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लोग करेंगे, ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग कर सकें। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन अगर आएंगे तो भागना नहीं है, इनसे करना है। ये सब तुमको मार्क्स दे के जाएंगे, जल्दी होंगे, तुमको परेशान कम करेंगे, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे अच्छे से करते रहो। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को ले चलूँगा आगे। ठीक है, तो और जो एक क्वेश्चन दिया था वो सारे बच्चे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझको बताएंगे। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग इस पर और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी रिलेशन, ऐसा है कि सिर्फ रिलेशन में ये बस डिफरेंशिएशन वाले रिलेशन ही आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे मगर नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।